नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज ये जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो मैं शायद अपने स्टूडियो से नहीं, अपने एक मित्र के स्टूडियो के में आया हूं और वहां से कर रहा हूं। आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है और अब वो कितना बड़ा है कितना नहीं है, क्योंकि ये तय बात है जो विपक्ष, जो कांग्रेस का विपक्ष होगा वो तो कहेगा बहुत छोटा हुआ है, कांग्रेस कहेगी बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग आज थोड़ी सी बात ये कर लें कि जो, क्योंकि देखिए ये सारी तैयारी 2024 की पेशबंदी है। 2024 में कैसे तय होना है, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, और एक जनरल परसेप्शन जो देश में बना हुआ है ना कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बीजेपी। मैं थोड़ा उस पर आके फिर जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ विपक्ष की राजनीति और 2024 का इलेक्शन, वो आपसे थोड़ा शेयर कर लूँ। हम लोगों की इस समय करीब 37 स्टेट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 28 प्लस 9 वी हैव, यस 28 स्टेट्स, 27 यूनियन टेरिटरी। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी हैव 36 37 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 2019 के इलेक्शन में, जो 2019 का इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें बीजेपी को टोटल वोट मिले थे 22.9 करोड़, 22.90 करोड़ वोट मिले थे बीजेपी को। कांग्रेस को मिले थे 11.94 करोड़, और जो 3 नंबर पे पार्टी थी वो थी टीएमसी, ममता दीदी वाली तृणमूल कांग्रेस, उसको मिले थे 2.49 करोड़। और जो वोट का प्रतिशत था, मतलब जो टोटल वोट्स पोल्ड में, बीजेपी को 37.36%, कांग्रेस को 19.49% और तृणमूल कांग्रेस को 4.06%। इसमें भी जो सेकंड और थर्ड का अंतर बहुत ज़्यादा है, इट्स अ ह्यूज गैप। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर लूँ। जैसे ये माना जाता है कि कांग्रेस विहीन एक बीजेपी की मुहिम है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि नहीं, अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, हम विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। बीजेपी की 303 सीटें हैं लोकसभा में 2019 के इलेक्शन के हिसाब से। कांग्रेस 52 सीट पे जीत के आई थी और 208 सीट्स पे वो सेकंड थी। 52 जीती, 208 पे सेकंड। दूसरी एक मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं कि जो कांग्रेस है वो 32 स्टेट्स, 32 स्टेट में उसका एमपी या तो फर्स्ट रहे हैं या वो रनर अप रही हैं। 4 स्टेट्स में उनके 0 एमपी है। 0 एमपी वाली बीजेपी की 7 स्टेट्स हैं। तो एज फार एज द ऑल इंडिया फुटप्रिंट इज कंसर्न, कांग्रेस हैज अ वाइडर फुटप्रिंट इवन विथ 52 सीट्स देन बीजेपी। अब मैं आपको 2-3 चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2024 इलेक्शन से पहले कुछ हमारे विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब इलेक्शन होने हैं और अभी तुरंत गुजरात होना है। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां से 26 में से 26 सीट लोकसभा की जीत के जाती है बीजेपी। गुजरात इलेक्शन में राइट फ्रॉम 1995 बीजेपी लगातार सरकार बना रही है। तो बीजेपी का जो रन है वो करीब करीब इट इज फॉर 27 ईयर्स, 27 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है और उसको कोई हरा नहीं पाया है। मैं सिर्फ आपको एक चीज शेयर कर दूं कि जो कहां पे जो कोशिश है बीजेपी की तरफ से, अमित शाह साहब या मोदी जी की, जो बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस था इन राइट फ्रॉम 95, 98, 2002, 2007, 2012, 2017, इन सारे विधानसभा इलेक्शंस में द बेस्ट परफॉर्मेंस वाज 2002। गोधरा का जो उनको पुरस्कार मिला था, गोधरा के पुरस्कार स्वरूप उनकी 127 सीट्स आई थी गुजरात में, आउट ऑफ 182। गुजरात में 182 सीट्स हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। 182 सीट्स, जिसकी वजह से सरदार पटेल की जो स्टैचू की हाइट भी 182 फीट रखी गई थी। उसका कारण ये था कि दे हैव 182 सीट्स। तो बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर गोधरा 127 बीजेपी का। कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर बीजेपी केम इनटू बीइंग। मैं पहले का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी जब आई उसके बाद की बात कर रहा हूं। बीजेपी का जब 1980 और 1984 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस इन 1985 149 सीट्स जो आज, और 1980 141 सीट्स। बीजेपी आज तक 149 सीट्स पे नहीं जा पाई है। बीजेपी एक और चीज नहीं कर पाई है, कांग्रेस का 1985 में 55.55% वोट था, 50 से बहुत ज्यादा ऊपर। बीजेपी अभी तक इसको सरपास नहीं कर पाई है।
मतलब गुजरात वो स्टेट जो बीजेपी की सबसे अहम स्टेट है, जहां से बीजेपी गुजरात मॉडल की बात करती है, जो बीजेपी 26 में 26 सीट लाती है, वहां पे क्या है, वहां पे भी बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब कांग्रेस को मैच आज तक नहीं कर पाया है। ये मैं इसलिए आपसे ये कर रहा हूं, जैसे लोकसभा में एक कहीं बीजेपी को मन में वो है ना कि 414 415 सीट का राजीव गांधी का परफॉर्मेंस नहीं आज तक रिपीट कर पाए हैं। 303 सीट होने के बाद भी वहां तक पहुंचना मुश्किल था। मैं एक आपके साथ और शेयर कर लूं। टोटल विधानसभा सीट्स इन द एंटायर कंट्री इज 4120, 4120। टोटल विधान परिषद की सीट 465। तो टोटल विधान मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनकी टोटल सीट 4585, 4585 सीट। बीजेपी की एज ऑन डेट टोटल 1383 उनके सिटिंग एमएलएज हैं आउट ऑफ 4120। कांग्रेस के 691 एमएलएज हैं आउट ऑफ 4120। ये मैं आपसे ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं कि जैसे जनरली माना जाता है ना कि कांग्रेस मुक्त होना इतना आसान नहीं है। नंबर ऑफ स्टेट्स जहां पे बीजेपी इस समय मतलब किसी तरह से उनके जो ज़्यादा विधायक आए हैं या जहां से आए हैं वो 28 स्टेट्स में बीजेपी के विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक 25 स्टेट्स में हैं। और उसके बाद जो पार्टी आती है वो एनसीपी और बीएसपी आती है, जिनके कहीं एक एक दो दो विधायक लेके दे आर प्रेजेंट इन 5 स्टेट्स। तो प्रेजेंस वाइज भी कांग्रेस हैज अ वाइडर फुटप्रिंट। मैं 8 पार्टीज ऐसी हैं जिनके 3 स्टेट में विधायक मतलब 3 अलग अलग स्टेट में उनके विधायक आते हैं। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, आरजेडी, जनता दल, न्यू पीपल्स पार्टी, सीपीआई और एआईएमआईएम। एआईएमआईएम का जैसे तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, इस तरह से उनके भी विधायक 3 स्टेट में आते हैं। तृणमूल कांग्रेस का त्रिपुरा में होगा, यहाँ है और शायद असम में है। इस तरह से 3 स्टेट्स हैं। तो ऑल इंडिया फुटप्रिंट भी कांग्रेस का ज़्यादा है। अब जब ज़रा मैं आ जाऊँ लार्ज, क्योंकि मैं जो ये सारी बात आपसे कर रहा हूँ, मुझे जो बार बार लग रहा है कि जब वो विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए, हिंदुस्तान की जो 4 लार्जेस्ट स्टेट है, मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूँ, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार, इनको मिलकर 210 सीटें होती, 210 पार्लियामेंट सीट्स। इनमें 3 पार्टीज ऐसी हैं, ओनली 3 पार्टीज, जो कभी भी एनडीए के सहयोगी दल के रूप में नहीं काम किए। ओनली 3 पार्टीज इन दीज 3 स्टेट्स। और मैं इसी पे आपसे बात इसलिए करूंगा कि ये वो पार्टीज हैं जो अभी तक कॉम्प्रोमाइज जिसको कहते हैं उन्होंने बीजेपी के साथ नहीं किया। चाहे उनको ईडी भेजा गया हो, चाहे सीबीआई भेजा गया हो, इनकम टैक्स भेजा गया हो, उनके साथ जो भी किया गया हो। कांग्रेस कोई आज तक संपर्क नहीं, एनसीपी एंड आरजेडी। अच्छा, और ये सारी बातें मैं कह रहा हूं अदर देन कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई है। अब इस 210 सीट में जो इन 4 स्टेट में है, बीजेपी की 120 सीट्स हैं, 120। और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, जब मैं सहयोगी पार्टी बोल रहा हूं तो जेडीयू, इन सब लोगों को ये सब लेके बीजेपी की आती हैं 66 सीट्स। नौ जो ऑपोजिशन जो इन मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एनसीपी, कांग्रेस, आरजेडी, ऐसी 3 पार्टीज जिन्होंने आज तक एनडीए का हिस्सा नहीं हुई है, आज तक बीजेपी के साथ उन्होंने कोई सरकार नहीं बनाई है, उनका टोटल उन आपस में दे हैव ओनली 9 सीट्स। 9, 4 एनसीपी की सीट्स इन महाराष्ट्र एंड 5 सीट्स ऑफ कांग्रेस, 1 ईच, 1 सीट उनकी बिहार, 1 यूपी, 1 महाराष्ट्र और 2 सीट वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 सीट्स हैं। अब जरा हम लोग जल्दी एक एक उसको कर लें। यूपी में 2009 में कांग्रेस की 22 सीट्स थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की 1 सीट। 2009 अभी 3 इलेक्शन पहले दे हैड 22 सीट्स। और उसी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की 23, बीएसपी की 20 सीट्स थी, बीजेपी की सिर्फ 15 सीट थी। ये 3 इलेक्शन पहले की बात है। महाराष्ट्र 2009 में कांग्रेस की 17 सीट थी, एनसीपी की 8 सीट थी। आउट ऑफ 48, 25 सीट्स इन लोगों की थी। और एक चीज हरदम ध्यान रखने वाली बात है कि शिवसेना हरदम से बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ती हुई आई है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, आज की तारीख में जो हालात हैं उसमें वो बीजेपी के सामने खड़े होकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एमवीए के साथ, मतलब एनसीपी, कांग्रेस और
शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली। मैं उद्धव ठाकरे वाली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिंदे जी भी अपनी एक शिवसेना की बात कर रहे हैं, ये उनके सामने खड़ी हुई है। वेस्ट बंगाल में 2009 में कांग्रेस की 9 सीट थी। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि उस समय टीएमसी की 34 सीट्स आई थी, आज 22 सीट रह गई हैं। जैसा उम्मीद है कि टीएमसी फिर 22 से अपनी सीटें बढ़ाएगी, जहां से 18 सीट उनकी थी। बिहार में 2009 में कांग्रेस की 3 सीट, एनसीपी की 1 सीट और आरजेडी जिसकी 0 सीट है इस समय, उसकी 22 सीट आई थी। ये मैं फिगर्स आपसे इसलिए बता रहा हूं कि 2009 में टोटल सीट्स जो थी वो 82 सीट्स एनसीपी, कांग्रेस और आरजेडी के खाते में थी। 82 सीट्स 2010 में से अगर आप 82 सीट्स कम करते हैं तो करीब 128 सीट्स बचती हैं। आज बीजेपी के ऑलरेडी सिटिंग सीट्स 120 हैं और उनके, मैं अभी उनके साथियों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना, इनकी सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। नो, बीजेपी इज ऑन अ वेरी वीक विकेट एज फार एज दीज 4। आई एम टॉकिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ 120 सीट्स प्लस उनके सहयोगी की सीट। आज उनके साथ वो सहयोगी कितना खड़े हैं कितना नहीं खड़े हैं, ये जरा मुश्किल की बात है। अब थोड़ा साउथ की बात कर लें। साउथ में बीजेपी की क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता 2024 में भी कोई बहुत मेजर चेंज होने वाला है। कारण 3-4 हैं। पहला, हिंदू मुस्लिम साउथ में इतना नहीं होता है जितना नॉर्थ की स्टेट्स में होता है। उसका कारण एक ये भी है कि मुगल्स का जो एरिया ऑफ जब प्रेजेंस था, जहाँ पे उनका शासन था, वो नॉर्थ इंडिया ज़्यादा था, साउथ में नहीं पहुँचे थे। बाद में औरंगजेब जब आए तो दक्कन अक्कन जगह थे, बट नॉट दैट। दूसरा, भाषा के मामले में साउथ वाले थोड़ा एलिनेटेड हैं। जब आप बात करते हैं कि नहीं हिंदी एक राष्ट्र एक भाषा एक हो, और हिंदी की बात करते हैं, तो साउथ वालों को ये थोड़ा पाच्य नहीं है। तीसरा, लिटरेसी रेट, वहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए मेरी महंगाई को क्या है, मेरी बेरोज़गारी क्या है, मेरे रोज़मर्रे की चीज़ें, वो शायद ज़्यादा अहम होती हैं बनस्पत हमारे। जैसे हम जब नॉर्थ में चलते हैं तो हमारे लिए तो भाई मंदिर भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम से बड़ा कुछ नहीं है ये। और चौथी बात मुझे ऐसी लगती है कि साउथ में बीजेपी की वो बड़ी लीडरशिप कभी नहीं डेवलप हुई है। आप बीजेपी के किसी बड़े लीडर का नाम लीजिए साउथ में। अगर विंध्यास के नीचे की बात करें तो सबसे बड़े लीडर उनके 2 साउथ के, मतलब अगर महाराष्ट्र को भी आप नीचे महाराष्ट्र के मान, अरे विंध्यास के नीचे का माने, गडकरी जी आज की तारीख में और देवेंद्र फडणवीस। गडकरी जी की क्या हालत कर रखी है और देवेंद्र फडणवीस की क्या हालत कर रखी है। मतलब बीजेपी की जो मेन लीडरशिप है तो वो कहीं भी वो उस लीडरशिप के साथ आ रहे हैं। अब जिस बात पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि धीरे धीरे बीजेपी इतना ज़्यादा ये कर दे रही है कि कांग्रेस अपने आप एक ऑल्टरनेटिव के रूप में लोगों के मन में आ रही है। बहुत से लोगों को अब ये बात लगने लगी नहीं, इससे बेटर तो कांग्रेस थी। उसके कारण बहुत से हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स वॉज मच बेटर व्हाट बीजेपी हैड। कांग्रेस के मिनिस्टर्स की जो क्वालिटी थी, मैं इन जनरल नहीं, आज की तारीख में निर्मला सीतारमन जी को और डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर एज फाइनेंस मिनिस्टर देखिए तो आप देयर इज नो कंपैरिजन। फिर वोट बैंक की बात जरा हम लोग कर लें। वोट बैंक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जैसे यूपी की बात करें, आज यूपी का एवरेज मुस्लिम को समझ में नहीं आ रहा है वो कहां जाए, क्योंकि वो सपा के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव, ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो 2 सीट जिताने के लिए रामपुर और आजमगढ़, उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने वो मेहनत नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। तो मुसलमान भी इस समय ज़्यादा कंफर्टेबल, अगर उसको ऑल्टरनेटिव के तौर पे कांग्रेस मिलती है तो वहाँ रहेगा, उसकी मजबूरी रहेगी, अदरवाइज वो सपा में जाएगा। बीएसपी की मायावती जी बार बार प्रूव कर रहे हैं कि वो तो बीजेपी के साथ खड़ी हुई हैं। लीडरशिप की भी एक बात है, क्योंकि स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो स्टेट वाइज कांग्रेस के पास बड़े बड़े दिग्गज हैं हर स्टेट में, जो एक लीडरशिप का। अब कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उनको आगे नहीं आने देती, वो एक अलग इशू है जो कांग्रेस की अपनी समस्या है, वो कांग्रेस को उसको आगे लाना होगा। मुझे एक चीज़ और लगती है कि अब थोड़ा इश्यूज जो हैं वो अपने आप, देखिए इश्यूज कोई दूसरा नहीं देता है। आज महंगाई इज इशू, हर घर का इशू है, मेरे और आपके घर का इशू है। मेरे और आपके घर में जब हम लोग पेट्रोल और डीजल भरा रहे हैं तो हम लोग अब रूट तय करते हैं, यार एक ही तरफ से निकलो और सब लोग एक साथ आ जाओ, या महंगाई ने हम लोगों को भी मारा है। जो एक बार बार लीडरशिप की बात आती है कि वो एक परिवार, लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि एक परिवार जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी जिस डायरेक्टली जितना बीजेपी को अटैक कर रहे हैं उतना शायद दूसरा कोई नहीं कर रहा है, और उन बातों पे कर रहे हैं वेयर इट पेन्स, वेयर इट हर्ट्स।
वो बीजेपी को वहाँ पे दिक्कत हो रही है। और एक जो रिसेंट बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जो लास्ट का हथियार होता है ना, साम दाम दंड भेद में जो लास्ट हथियार होता है कि अब इसको डराओ, वो बीजेपी ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ईडी के माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस तरह से बुला के क्वेश्चनिंग हुई है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, लोगों को उम्मीद है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि इट इज़ अब एक तरह से उनके लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी आ गई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर कांग्रेस, कि कम से कम उनके लोग आंदोलित हो रहे हैं। कांग्रेस को मैंने कभी आंदोलन करते हुए नहीं देखा था, मेरी याद में तो नहीं था। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के लोग चढ़ के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कांग्रेस पिछले 6-7 साल में टोकन वो जरूर करती थी, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर, वो प्रियंका गांधी जाती थी, राहुल गांधी आती, ये सब लोग करते थे। लेकिन एक मास स्केल पे अवेकनिंग, और वो भले ही उनकी लीडरशिप के ऊपर हाथ आया हो, क्योंकि उनके ऊपर जब हाथ डाला गया है तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन यस, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे, और खास करके जो अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने जिस तरह से बुला के पूछा है, उस पर कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस देखिए, बीजेपी का बहुत कुछ खोने के लिए, बीजेपी अगर 230-240 सीट से नीचे आ जाती है तो ये लीडरशिप नहीं रहेगी, बीजेपी इतनी निरंकुश नहीं रहेगी। कांग्रेस अगर 52 से 100 सीट भी हो जाती है तो कांग्रेस के पास बहुत कुछ पाने के लिए है। आज की बात इतनी ही, क्योंकि आज कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट है, उसमें अब प्रोटेस्ट हुआ है ही, सब लोगों को उन्होंने जेल भेज दिया है, वो तो टाइम बिंग के लिए है। राहुल गांधी को रोका, प्रियंका गांधी, सारे स्टेट में कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन ज़्यादा मूल बात यह है कि समहाउ कांग्रेस को बीजेपी ही अपना ऑल्टरनेटिव खुद ही अपने इतने इस जो भी वो काम कर रही है उससे बनाती जा रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।